नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं लगभग, और जो स्थिति सामने निकल कर आई है उसमें बीजेपी ने अब स्थायी सरकार बना ली है, यानी उसे पूर्ण बहुमत मिल गया है। विधानसभा में 9 सीटों की ज़रूरत थी उसे, 9 सीटें उसने लगभग 11 बजे ही क्लियर कर ली, और उसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक दूसरे को मिलकर बधाइयां भी दे दी हैं। साथ साथ ये भी कहा है कि ये प्रदेश की जनता की जीत है। जनता के साथ कांग्रेस ने जो विश्वासघात किया था वचन पत्र में, उसका परिणाम, उसका फैसला जनता ने सुना दिया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले उन मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं। बात करूं मैं अगर बीजेपी की, तो बीजेपी से अनिल चौधरी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं आनंद तारण जी, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आज तारण जी आपसे ही बनता है। पिछले सप्ताह भर से आप बिल्कुल बढ़ चढ़कर टेबल ठोक ठोक कर दावे कर रहे थे कि 28 की 28 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। अब जबकि बीजेपी बहुमत में आ गई है, क्या कहेंगे आप? देखो, अभी चुनाव के प्रकार से फाइनल रिजल्ट आए नहीं, ये हम जो बता रहे हैं 9 सीटें, हम परिणाम बता रहे हैं। इसके बाद जनता का जो जनादेश है वो स्वीकार है, उसमें कोई होता ही नहीं है। कोई ये लोकतंत्र में जो जनता जनादेश देती है उसको स्वीकार करनी चाहिए। ये इस बात को स्वीकार करें कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा अनिल जी कि कांग्रेस दावे बहुत कर रही थी, इसी तरह से आप भी दावे कर रहे थे कि 28 सीटें ही जो हैं वो आपकी आ जाएंगी, पर ऐसी स्थिति नहीं बनी है। जिन 10 सीटों पर जो भी गड़बड़ झाला हुआ है, क्या आपको लगता है कि यहाँ कहीं कमी रह गई है बीजेपी से? इनको भी जीतना चाहिए था बीजेपी को? नहीं, देखिए, जो भी चुनाव लड़ते हैं तो कोशिश यही रहती है कि सारी सीटें हम जीतें, और उतनी मेहनत की जाती है, हर सीट पर उतनी मेहनत की जाती है। पहले से कोई पूरा अनुमान नहीं रहता कि कौन सी जीत रहा है, कौन सी हार रहा है, परंतु हमारा पूरा प्रयास है। मेरे साथी भी कह रहे थे कि हम 28 जीत रहे हैं, तो इन्होंने भी पूरी मेहनत की होगी 28 सीट पर, और हमने भी मेहनत की। जनता ने आज अपना फैसला सुना दिया, और जो उन्होंने फैसला सुनाया वो सर माथे पे आवा। बिल्कुल। तो जिन सीटों पे थोड़े कमज़ोर रहे हैं आप और सीधे सीधे हार गए हैं, कहीं BSP है, कहीं कांग्रेस है, तो आपको नहीं लगता कि अब ये आपके लिए भी आत्ममंथन का समय है कि कुछ नेताओं को, जिसको कहें जनता ने नकार दिया आपके? बिल्कुल है, उसकी समीक्षा होगी चुनाव के बाद। हमारी जो प्रदेश इकाई है वो बैठेगी, उस पर समीक्षा करेगी, और जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा आगामी वर्षों के लिए। परंतु जो भी अभी जो निर्णय आए हैं उसका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल। यहाँ तारण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जब सुबह सुबह परिणाम जैसे ही आना शुरू हुए, पोस्टल बैलेट जो हैं वो उनकी गिनती सामने आई, तो दिग्विजय सिंह जी का बयान सामने आया कि कर्मचारी हों, कोरोना संक्रमित मरीज हों या दिव्यांग हों, ये तो बीजेपी को जाने ही थे। आप क्या मान के चलते हैं, ये लोग आपके साथ नहीं हैं, या दिग्विजय सिंह जी के पुराने इनके साथ खट्टे अनुभव रहे हैं कि बुजुर्ग हों, दिव्यांग हों, कर्मचारी वोट नहीं देते हैं क्या कांग्रेस को? देखिए प्रकाश जी, अब ये तो शोध का विषय है। इस बारे में मंथन करेंगे कि भाई कहाँ क्या है मामला, किसने दिए किसने नहीं दिए, ये सब चीज़ें बाद में सब परिलक्षित सामने आती। नहीं, पर आपको पता होगा कि अगर हम 2003 के चुनाव की बात करें तो उस समय भी कर्मचारियों के वोटों को लेकर ये कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि हमें नहीं चाहिए कर्मचारियों के वोट, और वो जो है एक बड़ा मुद्दा बना 2003 में कांग्रेस की हार का। उसी तरह से उन्होंने कहा ये अगड़ी जाति वाले हमको नहीं चाहिए, ये पिछड़ी जाति वाले नहीं चाहिए। तो ये कहीं नुकसान हो रहा है बयानों के चलते? प्रकाश जी, कहाँ आप 2003 की बात ले आए? अब तो लड़का जवान हो गया, 13-17 साल पुरानी बात आज कर रहे हैं आप। तो ये सब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। चलिए, आज तो जो सामायिक स्थिति है वो ये किस तरीके से जो चीजें सामने आई हैं वो है, और मैंने खुद बोला ना कि इस बारे में तो देखा जाएगा, मंथन होगा आपके यहाँ। बहुत अच्छी बात है। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि
आपका वचन पत्र, आपके बहुत सारे वचन पत्र, 28 के 28 विधानसभा सीटों के लिए आपने वचन पत्र जारी किए थे, फिर एक कॉमन वचन पत्र भी जारी किया। उसके पहले 2018 में भी आपने वचन पत्र जारी किया था। इस बार आपका दावा ये था कि आपने किसानों के कर्जे माफ़ किए हैं, आपने बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत काम किया है, जनता के लिए बहुत काम किया है। तो ऐसा क्यों हुआ है कि 75% सीटें, 75% सीटें जो है वो बीजेपी जीत गई और आप जो है 25 पे ही सिमट कर रह गए? नहीं, ऐसा कहाँ है? अभी 70-25 कहाँ है? यहाँ पर कितना खड़ा? देखिए, अभी जो स्थिति है वो आपको पता ही है। 33%। मैं वोट परसेंटेज की भी बात कर रहा हूँ। वोट परसेंट नहीं, अपन सीटों की बात करें। अगर कांग्रेस जैसे अगर 8 सीटों पे आगे चल रही, भारतीय जनता पार्टी 19 पे चल रही, लगभग दोगुना है, 75% कहाँ था? नहीं, देखिए 8 दूनी 16 तो वैसे ही हो गया। अब एक बसपा ले गए, एक बसपा आगे चल रही है, उसको अलग करो ना। हाँ, तो पर वहाँ आपका कब्जा तो नहीं है ना। देखिए प्रकाश जी, हाँ, सत्ता भाजपा के पास है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से शासन प्रशासन में दखलंदाजी की, किस तरह से सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग किया, किस तरह से दबाव में लिया। हम निर्वाचन आयोग को कोई शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन अधिकारियों को जो उनके प्रेशर में आ सकते थे, उन पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया और इसलिए हमारे सब वरिष्ठ नेताओं ने इस बात की शिकायत की। तो जिस तरह से जो खेल हुआ है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने घालमेल तो किया है। बताइए साहब अनिल जी, अब ये कह रही है कांग्रेस के घालमेल कर लिया आपने? ये आरोप प्रति आरोप लगाएंगे। अभी तो ईवीएम पे भी आएंगे ये, है ना, धीरे धीरे देखिए। अभी ईवीएम पे कुछ बोलेंगे क्या तारण जी? बोलेंगे जी, अभी थोड़ी देर में बोलेंगे। ये इनके नेता बोलेंगे, देख लेना, अभी बोल रहे हैं। मैंने अभी आपसे प्रकाश जी बड़े सरलता में बोला था कि सब चीजों पे मंथन होगा। मंथन में सब चीजें सामने आएंगी। जहाँ ईवीएम का मामला आएगा तो भाभी वो भी आएगी, दूसरी चीजें वो भी आएंगी। सब चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि एकदम तो भी आ नहीं सकता ये कि क्यों हुआ, क्या हुआ, लेकिन ये सब धीरे धीरे एक एक चीज स्पष्ट हो निकल आएंगी सामने। 18 में ईवीएम ठीक थी। बस अब ये बताइए कि अनिल जी कि ये जो आरोप लग रहे हैं आप पे कि मशीनरी का आपने दुरुपयोग कर लिया और इनकी के हाथ से जीत जो है वो छीन ली है इनसे, ऐसा तो कुछ है क्या? देखिए, ये कांग्रेस का चरित्र है। जब भी ये हारते हैं तो ये जिम्मेदारी नहीं लेते अपनी, ये प्रशासन को, शासन को और मशीनरी को या संस्थाओं को ब्लेम करते हैं। ये अपनी जिम्मेदारी से हार स्वीकार करना चाहिए। यहाँ कमी है, उस पर इनको मंथन करना चाहिए, उसकी समीक्षा करना चाहिए। लेकिन ये हमेशा जब जब चुनाव आ रहे हैं इन्होंने दूसरे पे ठीकरा फोड़ा है, तो ये इनको कमी अपनी दूर करके और वापस चुनाव में करण जी, न्यूज़ ऑब्जर्वर ने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी सरकार नहीं बन रही है। अब वो जो दिवा स्वप्न आपने कार्यकर्ताओं को दिखाया, आपके वरिष्ठ नेता इस समय सवाल पूछ रहे हैं, बड़े बड़े नेता चाहे केपी सिंह हों, चाहे अजय सिंह हों या ख़ास तौर पर डॉक्टर गोविंद सिंह हों, सबके सब अब ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि कमलनाथ जी जब एक फ्लॉप सीएम साबित हुए तो दूसरा उनको मौका दिया गया था कि वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहते हुए अपने आप को मैनेजमेंट गुरु साबित करें, पर वहाँ भी वो सुपर फ्लॉप साबित हुए। तो अब हाईकमान उन पर कार्रवाई करेगा? देखिए, ये हाईकमान के कार्य क्षेत्र का मामला है, लेकिन कमलनाथ जी ने भरसक कोशिश की, पूरी मेहनत करी और मेहनत का नतीजा हुआ ना कि मध्य प्रदेश में कांग्रेसी सरकार बनी। दोबारा से फिर मेहनत करी और लगातार मेहनत करते रहे। दिग्विजय सिंह जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। निश्चित रूप से मेहनत तो हमारे सब नेताओं ने की और जिनका आप नाम ले रहे हैं उन सब ने भी कंधे से कंधा मिला के काम किया। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा बड़ी ईमानदारी के साथ। 2018 में कमलनाथ जी ने मेहनत की थी तो उनके साथ ज्योतिरादित्य जी की भी मेहनत शामिल थी या नहीं थी? नहीं, इसमें ये तो साफ कोई बारी बात है। कमलनाथ जी, सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह जी, तीनों नेताओं ने मेहनत की थी, बहुत बढ़िया। अब जबकि जबकि सिंधिया जी अपना ग्रुप लेकर अलग हुए, जितने मंत्री बने थे उनमें से 12 में से अभी तो फिलहाल 10 के 10 आगे ही, मतलब 8 तो उसमें से जीत ही गए हैं लगभग। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या अब सिंधिया जी की आप कद्र करेंगे कि नहीं, वाकई इस व्यक्ति के साथ वोट बैंक भी था, इस व्यक्ति के साथ जनादेश भी था, हमने बहुत जल्दी में डिसीजन ले लिया? हमने कहा का डिसीजन तो हमने लिया ना।
वो उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, उन्होंने पार्टी से अलग हुए, तो निश्चित रूप से अब अगर वो आएंगे पार्टी में तो मिला लेंगे क्या? अब वो क्यों आएंगे और हम क्यों मिलाएंगे? नहीं, कभी आपके यहाँ मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, सुन तो आपसे। लीजिए, अरे आपके भाई यहाँ प्रकाश ऐसी जी, सुन तो लीजिए। प्रकाश जी, आप हाँ। वो क्यों आएंगे और हम क्यों मिलाएंगे? अरे मान मतलब लीजिए तो कल मैं उनका क्यों नहीं? बीजेपी से मोह भाई भंग हो अपन जाता। अरे सुन तो लीजिए, कल उनका दिन में सपने बीजेपी देखे से, तो मैं अपन अरे सुन तो लीजिए, कल बीजेपी से मान लो उनका मोह भंग हो जाए और कांग्रेस की तरफ वो आना चाहें तो आ सकते हैं। देखिए, राजनीति में हर चीज संभव है और हर चीज असंभव है। कुछ भी कहीं भी संभव कोई हो भी सकता है। घटना- बहुत बड़ा घटना- मजे हुए नेता की घटनाक्रम- तरह बयान दिया है आपने। घटनाक्रम कभी भी कुछ भी हो वाकई, सकता है। बहुत उसके अच्छा। बारे में ये तो भविष्य के गर्त में कि भविष्य में क्या होगा, और बिल्कुल। इसमें हम लोग तो सब मूक दर्शक हैं, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, हमारे भाई भाजपा के प्रवक्ता महोदय भी रहेंगे, चौधरी साहब, निश्चित रूप से ये सब चीजें तो समय के गर्त में, और समय अब मुझे कब क्या हो जाए। अब मुझे ये बताइए कि देखिए कांग्रेस को एक अच्छा भला जनादेश मिला था 2018 में और आपकी सरकार भी बन गई थी, भले ही जोड़ तोड़ से बनी हो वो, पर बन गई थी आपकी और चल भी रही थी 15 महीने से। आपका ही एक धड़ा टूटा और टूट के उन्होंने आपकी सरकार गिरा दी। उसके बाद स्पष्ट वो लोग इस्तीफा देकर गए, उन्होंने फिर से जनादेश लिया। अब ये जो लोग जीत गए हैं इनको आप गद्दार कहेंगे या खुददार कहेंगे तब जबकि जनता ने इनको स्वीकार किया है। देखिए प्रकाश जी, जिसने वफादारी की है वो तो वफादार रहेगा ही। जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की है वो गद्दारी कहलाएगा। जिसने पार्टी की पीठ में छुरा भोंका है वो निश्चित रूप से उसने अपनी माँ के साथ, जिस पार्टी ने उसको बनाया, सजाया, संवारा है और इस लायक बनाया है कि अगर वो बिकने के लायक भी रहा है तो भी पार्टी नहीं बनाया ना। ये तो उसे सोचना पड़ेगा, पर तारण जी, उसे समझना पड़ेगा तारण कि हमने जी, कहाँ गलती करी है, क्या अच्छा तारण जी, क्या आपकी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के लोग ये समझेंगे, क्योंकि जिस तरह से राहुल जी नाराज थे, सिंधिया जी के जाने से वो खुश नहीं थे और अब ये मुहर भी लग गई कि जनता चाहती है कि सिंधिया जी के समर्थक ही वाकई उनके क्षेत्र का सही विकास कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि आप चूँकि जिसको कहते हैं ना कि जनाधार वाली पार्टी हैं, इतनी पुरानी पार्टी हैं, तो आप जनता के जनादेश का अपमान करेंगे कि नहीं अभी भी ये गद्दार हैं? देखिए, मैंने जनादेश के बारे में नहीं बात करी, मैंने बात की है पार्टी के बारे में। नहीं तो जनादेश तो उनके फेवर में आ गया ना। अब प्रकाश जी उनका व्यक्तिगत मामला है कि जनता नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं है। अब नहीं, जो अब आप हमारी पार्टी की बात हो रही है। हाँ। हम जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, हम जिस पार्टी के नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं उस पार्टी की बात करेंगे, उस ठीक पार्टी के साथ ये जनता के बीच में गए, उन्हें जनता ने जनादेश दिया, ये उनके लिए ठीक बात है। लेकिन पार्टी के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया, चाहे वो सिंधिया जी हो चाहे जो मंत्री हो, हाँ, वो तो हमेशा काले अक्षरों में लिखा जाएगा। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब कांग्रेस के लिए क्या ये मंथन का समय नहीं है? मैंने पहले ही बोला ना। सुन तो लीजिए, बीजेपी जिस तरीके से आपके नेताओं को, आपकी शख्सियतों को आपसे छीनकर अपना कुनबा बढ़ाती चली जा रही है, तो क्या कांग्रेस को नहीं करना चाहिए ये कि वो अपने लोगों को संभाल कर रखे, बजाय इसके कि सब में लातें दे दे के बाहर कर दे? देखिए, मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि इन सब बातों पर जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ पिछले दिनों में, उन पर गंभीरता के साथ मंथन होगा। तो निश्चित रूप से मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा वो आपके सामने आएगा। बिल्कुल। और विष कौन पिएगा? विष कौन पिएगा ये तो आपको पता है कि ये तो आदिकाल से चल रहा है कि विष कौन पीता है, ये सब सामने आएगा। वो हारने वाला या स्ट्रेटजी बनाने वाला? मैंने क्या बोला आपसे कि ये सब चीजें सब सामने आएंगी। तो वो कमलनाथ जी के हिस्से में आएगा विष या और कोई भी पिएगा, उसमें भागीदार दिग्विजय जी भी बनेंगे? देखिए प्रकाश जी, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरी जितनी चलिए मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी, वाकई ठीक बात है, ठीक है, नहीं ठीक है, मैं समझ गया आपकी मजबूरी, नहीं ठीक है, जवाबदार होगा, निश्चित रूप से जवाबदारी तय उसके पास। बिल्कुल। अनिल जी, मैं आपसे, जिसके हाथ में चाबुक होती ठीक है, जिसके हाथ में चाबुक होती है, अनिल जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब कांग्रेस का हाई कमान कुछ टेढ़ी नज़र करेगा मध्य प्रदेश पर? वो चाहेगा कि यहाँ फिर से कांग्रेस स्टेबल हो और गुटबाजी जो है उससे ख़त्म करते हुए लोगों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सिंधिया जी के जाने से वाकई कांग्रेस को झटका तो लग ही गया, ये तो परिणाम साबित ही कर रहे हैं। निश्चित तौर पर, परंतु इनका हाईकमान जो है वो सही में गंभीर नहीं है इन मामलों को लेके। अगर गंभीर होता तो सिंधिया जी की बात सुनता, उसको संज्ञान में लेता, उनसे चर्चा करता
और इन सबको रोका जा सकता था। कहीं जो इन्होंने जिस उठाया, ये गद्दार बरोबर कह रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने उनके गद्दार को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। आज वो त्यागी के रूप में त्याग करके अपने पद से, अपने मंत्री पद से और अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे के जो आए हैं और तुरंत जनादेश के लिए गए हैं, तो जनादेश लेके वापस आए हैं। तो अब इनका कहना गद्दार, तो इसको पब्लिक तो कहीं डिनाई कर दिया उसने कि नहीं, ये आपका जो सोच थी वो गलत थी। बिल्कुल। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कारण जी के, क्योंकि आपने एक मंजे हुए नेता की तरह कह दिया कि हाँ समीक्षा होगी, मंथन होगा, उसके बाद जो भी निकलेगा वो सबके सामने होगा, पर आम जनता भी अब ये पूछना चाहेगी आपसे कि आपने जो घोषणाएं की थी वो वाकई एतबार लायक नहीं थी। आपने जिस तरीके से अभी कहा कि जो भी कोविड संक्रमण से होगा उसको इतना पैसा दे देंगे, इसके पहले याद होगा आपको केंद्र में भी आपने ये कहा था कि अगर आपकी सरकार बनी यूपीए की तो आप सबको जो है 12-12 हज़ार रुपये दे देंगे। तो क्या जनता अब ऐसी घोषणाओं पे वाकई विश्वास नहीं करती? इस पे आपको सोचना होगा फिर से कि नहीं, ऐसी घोषणाएं करने की बजाय कुछ ठोस काम किया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे जनता एतबार करे। देखिए, घोषणाएं जैसे हमने किसानों का कर्जा माफी की थी, हम उस मामले में तो लगभग सफल रहे, और ये जो कदम था किसान का कर्जा माफ का, शायद संसार में शायद पहला काम था कि 55 लाख किसानों को कर्जा माफ करने की कांग्रेस ने सोचा। ये अलग बात है कि सरकार गिरा दी गई, वो काम हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आधे किसानों को हमने कर्जा माफ किया। अब कर्जा चाहे 1 रुपया का हो, चाहे 1 लाख रुपए का हो, चाहे 2 लाख रुपए का हो, लेकिन कर्जा माफ करने की हमारी मानसिकता थी। हम उस मानसिकता पे पूरे उतरे, खरे उतरे, कहीं हमने कोई दाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के लोग भले ही पर तारण जी, अब सवाल, अब देखिए उसको छोड़ दीजिए, अब जनादेश आ गया है, अब जनादेश आ गया है, अब आप भी समझ रहे हैं कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों से भी बढ़त नहीं मिली है। सुमित्रा देवी कासडेकर, नेपा नगर एक ऐसी जगह है जो सब आपको पता है इंटीरियर में आता है। अगर आपने किसानों का कर्जा माफ़ किया होता, बेरोजगारों को रोजगार दिया होता, भत्ता दिया होता, तो वहाँ से आपका परिणाम दिखता। वो महिला जो सुमित्रा देवी कासडेकर, जो सिंपल एक विधायक थी, वो कांग्रेस से इस्तीफा दे के गई, बीजेपी से लड़ी और क्लियर कट जीती। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए अब मंथन का समय है कि अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कोई चीज़ तो उनकी बात सुनी जाना चाहिए। उन्होंने कहा था 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ़ तो होना चाहिए था। उन्होंने कहा आइटम नहीं कहना चाहिए इमरती देवी जी को, तो माफ़ी तत्काल मांग लेनी चाहिए थी। ये दो आपको नहीं लगता कि 2 उदाहरण मैंने दिए हैं कि ये ऐसा, इस पर सोचने की ज़रूरत है? देखिए, जो आप बोल रहे हैं ना, कांग्रेस ने दोनों काम किए। कमलनाथ जी ने माफ़ी भी मांगी और कर्जा माफ की बात कर रहे, 10 दिन में कर्जा ही माफ। इसी बात, एक बात नहीं, 10 दिन में 2 लाख नहीं हुआ। एक बात बताइए, आप सुनिए। आप हाँ, अब मत झूठ बोलिए। पहले मैं जो बोला हूँ सुने आप। हाँ। आपकी बात तो मैंने सुन ली। 2014 में, 2014 के पहले जब देश के चुनाव हो रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला था कि हम डीजल पेट्रोल का रेट 35 रुपए कर देंगे। ठीक है, हम पैसे का अवमूल्यन हो रहा है और हम उसको सम्मान देंगे क्योंकि देश का मस्ता गिर रहा है। काला धन हम लेके आएंगे। पता चला काला धन जितना लाना था वो तो ठीक है, जो पता चला 1.5 गुना हो गया काला धन 6 साल के अंदर। तारण जी, जनता को आप बड़ा मानते हैं, सुनिए तो सही, जनता को बड़ा मानते हैं कि बीजेपी को? हम वही बोल रहा हूँ आपसे, हम 2 करोड़ नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब कृपा करके दे दें कि बीजेपी बनी है या जनता बनी है? क्या ये मुद्दों के बाद भी मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आप पहले समझ लीजिए। मेरी बात समझ लो। नहीं, वो मैंने आपकी सुन ली। आप उनके आरोप सुन लीजिए, उनके आरोप सुनिए। जनता ने उन्हें जना आप उनके आरोप, हाँ, आज कांग्रेस के ऊपर ये कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, करेंगे हम हर बात, हाँ, माइंड देखेंगे। मैं आपसे जो कह रहा हूँ, सुनिए सुनिए, सवाल ये है, आपके लिए जनता बड़ी है या बीजेपी? जनता बड़ी। तो आप जनता से जुड़ी हुई बातों पर क्यों नहीं फोकस करते? आपका वचन पत्र बनाता है एक रिटायर्ड आईएएस, बनाता है कि नहीं? आपके मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है एक दलाल बिगलानी और प्रवीण कक्कड़ जैसा आदमी। आप क्यों नहीं हो सकते थे सलाहकार? देखिए प्रकाश, एक कांग्रेसी नेता का नाम बताइए, सुन लीजिए, एक कांग्रेसी नेता का नाम बताइए जो सीएम का सलाहकार हो, जो जमीन से जुड़ा हुआ आप जैसा नेता हो। एक का
देखिए प्रकाश जी, नाम बताएंगे ये- क्या? सुनिए, देखिए- नाम बताएंगे क्या? देखिए प्रकाश जी, नाम बताएंगे देखिए क्या? प्रकाश नाम जी, बताएंगे क्या? देखिए प्रकाश जी, नाम देखिए बताएंगे प्रकाश आप जी, भाई साहब? ये संगठन के मामला मैं है, संगठन आपसे में किसको किसका क्या काम करवाना ये है, संगठन उनकी का बात। मामला नहीं है, ये आप जैसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं का अपमान है कि आप दलालों को, रिटायर्ड टीआई को आप उठा के अपना सलाहकार बना रहे हैं। वो रविंद्र बड़गैया, वो आपका दुनिया भर के और पंकज शर्मा, जिनका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, जो नब्ज नहीं जानते न मीडिया की न जनता की, वो सलाहें दे रहे थे कमलनाथ को देखिए- और बड़े बड़े गर्व से ट्वीट कर रहे थे कि इस बार का चुनाव ऐसा हो रहा है कि अगर ये चुनाव अगर राहुल गांधी या हाईकमान अपना ले तो सत्ता में आ जाएंगे। ये शर्मनाक है कि नहीं कि आपका एक अदना सा प्रदेश का नेता राहुल गांधी को मतलब नसीहत दे रहा है देखिए- या सोनिया जी को नसीहत दे रहा है वो? देखिए प्रकाश जी, ये संगठन के अंदर का मामला है। अब नहीं, इसके- आपके लिए क्यों नहीं है महत्वपूर्ण? आप जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता जब मेहनत करके सरकार को सत्ता में बिठाते हैं, प्रवक्ता के रूप में बैठा दूंगा आपके सामने। तो फिर मैं ये पूछना चाह रहा हूं। जवाबदारी प्रवक्ता के लिए लगाई, मैं प्रवक्ता के रूप में अच्छी बात है, आपसे बात कर रहा हूँ और हाँ। पार्टी की बात सामने। पर मैं ये कह रहा हूं, जब सरकार चलाने का मौका आया, आप जैसे तमाम नेता, दीपचंद यादव, सैयद साजिद अली, मतलब सब लाइन से बाहर, और किसको बिठाया? मिगलानी को और उसको प्रवीण कक्कड़ को, जिनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति बरामद हो रही है। ऐसे मतलब लोगों को बिठा के आप अपनी पार्टी की छवि उज्जवल कर रहे थे क्या? देखिए प्रकाश, और उनके पीछे आप देखिए, दुर्योधन अगर आपके यहाँ है, दुशासन आपके यहाँ है, तो उसका कृपा करके विरोध तो करिए, धृतराष्ट्र तो मत बने रहिए। देखिए प्रकाश, और चलिए आप धृतराष्ट्र नहीं है, भीष्म पितामह होंगे, देखिए प्रकाश तो जी, मत करो ना ऐसे लोगों का सपोर्ट। देखिए प्रकाश जी, ये पंचम काल है, कहाँ आप चौथे काल की बात लेके आ गए? इस काल की बात करिए, इस काल में क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम है। अब आ गया ना नतीजा। हमारे सामने आप परसों तक ये मेरी टेबल ठोक ठोक के आपने टेबल तोड़ डाली, हम भी आज भी ठोक के बोल रहे हैं। तो आज ठोक के बोलिए क्या गलती हुई? नहीं, गलती अगर हुई है तो वो भी हम माफी मांगेंगे, ऐसी कोई चलिए, बात नहीं। अच्छी बात, तो बहुत कोई आपको चीज़ धन्यवाद नहीं इसके लिए। लेकिन इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। उनका चरित्र आप क्या है, सुन वो भी लीजिए, हम देख रहे हैं ना। आपको, हाँ यही मैं कह रहा हूँ, आपको मैं साधुवाद देता हूँ कि आप जनता की नब्ज को समझ रहे हैं। मैं इतना ही कह रहा हूँ, क्या ये कमलनाथ या बाकी के लोगों को ये दिखाई नहीं देता कि 7-7 बार के सीनियर केपी सिंह उनको मंत्री नहीं बनाया? विष के बीज जिसको कहें, वो तो उसी समय बो दिए गए थे जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ। आपको नहीं लगता कि सीनियरिटी का पहले ध्यान रखना जाना चाहिए था? मैंने आपसे क्या बोला कि ये सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में आता है। उनको तो वो किसकी कुछ भी कहाँ नंगा से- नाच करें। उन्हें कहाँ किसकी से क्या होना है क्या नहीं होना, ये तो अलग बात है। अब आपने देखा नहीं कि शिवराज नहीं, मैं सिंह- तो मैं आपको आपने पहले ये नहीं दिन देखा- से, आपने ये नहीं देखा शिवराज सिंह मैं आपने एकमात्र ये नहीं ऐसा देखा शिवराज आदमी सिंह जी हूँ, के टाइम में सुन लीजिए, किसानों की हत्या हुई, मैंने- उन किसानों को उनका उपवास तोड़ाने की बात- मैंने ये आपसे जो किसानों कहा, को उन्होंने उपवास उसका तोड़ने- परिणाम भोग लिया। भाई, अब हम वो भी लोग सत्ता अगर से हमने चले कुछ- गए थे। हमने कुछ गलत किया तो हमें भी भुगतना पड़ेगा, उसमें क्या बात है। हाँ, तो मैं लेकिन- यही कह रहा हूँ कि अब बात ये हर उठती चीज़ की- है। हर चीज की समीक्षा होगी, चलिए। समीक्षा के बाद जो चीजें आएंगी सब सामने आएंगी। चलिए अनिल जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि तारण जी ने बड़े खुले दिल से स्वीकार कर लिया कि हाँ समीक्षा होगी, जो गलती होगी उसका सुधार होगा। आपके यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो जो सीट बीजेपी के हाथों में थी या जिनसे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था, स्वतः खाली हुई थी, जैसे आप आगर की सीट देख लीजिए या आप ब्यावरा की सीट देख लीजिए, इन सीटों पर बीजेपी का परचम नहीं लहरा पाया, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ संगठन की कमजोरी रही है? इन पर तो ना गद्दार ना खुद्दार ये वाला मुद्दा भी नहीं था, तो जो जिले के जो संगठन है, क्या उन पर कुछ कार्रवाई होगी इस पर? बिल्कुल, अगर भीतरघात हुआ है और किसी नेता ने पार्टी के विरोध में काम किया है तो उन पर कार्रवाई होगी। नहीं, पर जैसे बीडी शर्मा जी ने एक बड़ा अच्छा एक्शन लिया रायसेन में, सांची में, उन्होंने देखा कि गौरीशंकर सेजवार जी नहीं मान रहे तो उनको हटा के भोपाल कर दिया और उनको नोटिस भी जारी कर दिया बाद में। मैं ये जानना चाहूँगा, चाहे सांची हो, सुमावली हो, यहाँ जो कुछ भी देखने को मिला, ये बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे उद्दंड और अनुशासनहीन जो आपके कार्यकर्ता हैं उनकी नकेल कसें? निश्चित तौर पर नकेल कसी जाएगी। और ये
अभी आपने खुद ने कह दिया कि सेजवार जी जैसे कद्दावर नेता को जब नोटिस पार्टी दे सकती है, तो एक आम कार्यकर्ता की क्या हैसियत है। लेकिन जिसने भी पार्टी विरोध काम किया है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये BD शर्मा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इशारा कर दिया है माननीय सेजवार जी को। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इस बार संगठन ने चुनाव लड़ा था, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ। BD शर्मा जी उसकी व्यूह रचना करने के पीछे थे और सीधे सीधे उन्होंने अंतिम समय में कमलनाथ और उनके कैंप पर हमले किए और वो हमले बड़े कारगर साबित हुए। क्या बीजेपी की सरकार अब उन घोटालों की जांच कराकर दोषियों को अंजाम तक पहुंचाएगी या कुछ सेटिंग हो जाएगी आपकी सरकार की? निश्चित तौर पे अगर कहीं अनियमितताएं हुई हैं, कहीं घोटाले इन्होंने किए हैं इन 15 महीनों में, तो वो सब का सब सामने जाएगा। और जो अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले वो सारी चीज़ें उसकी शुरुआत हो भी गई है, और अगर कहीं बहुत ज़्यादा लगता है तो कितना ही बड़ा आदमी हो वो छूटेगा। चलिए, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जिस तरीके के परिणाम सामने आए, जिस तरीके की जिसको कहें जनता ने जनादेश दिया है, वो एक बात तो कांग्रेस के लिए है कि वो अपने निर्णयों पर विचार करे, अपनी घोषणाओं पर विचार करे। वहीं बीजेपी के लिए भी यह जरूरी है कि जनादेश ऐसा मिला है जिसमें बीजेपी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, उसे अब समीक्षा के साथ काम करना होगा। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।